मध्य प्रदेश के विभिन्न जो नदियां हैं और उन नदियों के किनारे जो शैलाश्रय हैं, उन शैलाश्रयों के पर आपने संक्षिप्त में और किंतु यूँ कहें कि अंत तक मध्याश्म, नवाश्म और चालकोलिथिक तक आपने प्रकाश डाला और ये बताया कि उस समय की जो परंपराएं थी वो आज भी विद्यमान है। आपको पुनः धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन से पूर्व अध्यक्ष महोदय की सहमति से 20 मिनट का विमर्श रख रहा हूँ, जिसमें आप विद्वान प्राध्यापक जो भी चाहें वह विषय पर अपनी बात रख सकता है, किंतु प्रत्येक को समय निर्धारित है 20 मिनट, इसलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधी अपनी बात रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। हम सब लोग बहुत दिनों तक एक साथ काम किए हैं और इन्होंने काफ़ी परिश्रम करके रॉक सेंटर पर केंद्रित शोध वर्क किया है, PhD डीलिट सब एंड ऑलमोस्ट डॉक्टर वाकंदर के साथ हम लोग घूमते रहे, काफ़ी भीमबेटका से लेकर रायसून तक, बिलसा तक। ठीक है, अब मैं देखा हूँ उनका टॉक, निवेदन है कि अब कुछ नए आयाम इस अध्ययन में जोड़े गए, जिसमें सोशियो रिलीजियस लाइफ, जिसके ऊपर मार्ग में कंटिन्यूस श्याम कुमार पांडे और दूसरे लोगों ने लेख लिखे हैं, वाकंदर साहब भी इस पर पेपर्स लिखे हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, विश्व स्तर पर इसका अध्ययन हो रहा है, रॉक सेंटर्स की पेंटिंग का। हाल ही में दिल्ली में वर्ल्ड रॉक पेंटिंग पर सेमिनार हुआ, जिसमें जापान, चीन, फ्रांस, इंडिया के स्कॉलर आए थे और मैं 3 दिन तक लगातार बैठ के उनका पेपर देखता रहा। हमारे अध्ययन से उनका अध्ययन अलग है। मैं इसी को कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वो सोशियो रिलीजियस एंड साइको लाइफ पर अध्ययन कर रहे हैं बड़े बारीकी से, सेक्सुअल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजी ऑफ ए मैन क्या था ये भी उन्होंने अध्ययन किया है। और बड़े जोरों से खुदाई जापान में और चीन में हो रही है और बड़े जोर से अध्ययन हो रहा है। यहाँ के स्कॉलर्स हमको लगता है पिछड़े हुए हैं, ऐसा लगता है वो सेमिनार देख करके। इसमें डेटिंग तिथि क्रम पर भी विचार आए हैं और वाकंदर साहब के नाम से ही वो सेमिनार समर्पित था। और जैसे कि भाई साहब ने कहा, लोगों में एक भ्रम है कि चुड़ैलों ने पेंटिंग बनाई। और एक चीज़ मैं अपने तरफ से जोड़ के कहना चाहूँगा कि केवल महिलाएं नहीं आर्टिस्ट थी, ये चीज़ सुनने में आई बात। पुरुष भी बनाए हैं चित्र और ज़्यादातर महिलाएं बनाए, ऐसे समझे। दूसरी चीज़ क्या था उसमें, एक बहुत बड़ी चीज़ उन लोगों ने कहा, बोला कि ये जो डेवलपमेंट है प्री हिस्टोरिक पीरियड से हिस्टोरिक पीरियड तक लाखों वर्ष का समय है, इसमें टाइम एंड स्पेस, साइकोलॉजिकल आर्ट की जो बैकग्राउंड है वो अटेम्प्ट किया गया। वो टाइम क्या है, आपका सरफेस, और स्पेस क्या है, डिस्टेंस। टाइम का जो गैप है उसमें आदमी की भावनाएं बदली और बदलते बदलते चित्र के रूप भी बदले। अब आप देखेंगे कि जो प्री हिस्टोरिक पैलियोलिथिक, अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड के जो पेंटिंग्स हैं वो निहायत भद्दे, ब्याजी आपकी तरफ रिक्वेस्ट है, निहायत भद्दे हैं। लेकिन जो इसके बाद के पेंटिंग उसमें रिफाइनमेंट आया है, खासतौर से नियोलिथिक एज के पेंटिंग आप देखेंगे। और फिर ऐतिहासिक एज के साइकोलॉजी में तब रहे, वो जंगल में रहते थे, उन्हें घोड़े पर धावा पहन के चलने के कहाँ से आइडिया हुई, उनके हेयर स्टाइल कैसे बदल गए, उनके ये सब नकल किया बाहर। वाकंदर साहब भी इस बात को स्वीकार करते थे, हाँ कहीं न कहीं से बाहर से इम्पैक्ट हो रहा है। और ऐतिहासिक पीरियड में उसका दिग्दर्शन रॉक सेंटर में हुआ है, जा करके बताया घर वाले ने कि ऐसे ऐसे घोड़े जा रहे थे। तो चित्रकारों में चित्रकारी है, ये गिफ्ट ऑफ क्रिएटिव माइंड ऑफ ए मैन हु इज स्टेइंग इन द रॉक सेंटर।
ये क्रिएशन का पावर है वो बढ़ता चला गया। ये सारी चीज़ों को भी समग्र रूप से देखने की ज़रूरत है। व्यास जी पे गलत तो नहीं हमने बताया, आप देखिए नए आयाम से उसका भी अध्ययन, क्योंकि आप ही एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस काम को बड़े तन्मयता के साथ कर सकते हैं। हम लोग तो अब बुढ़े हुए, अब नहीं कर सकते फील्ड वर्क, और फील्ड वर्क जो कीजिए उतना ही बहुत है। अब सवाल ये है कि हमें अध्ययन के आयाम बदलने ही होंगे। थैंक यू वेरी मच। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में इतिहास पुरातत्व और संस्कृति के प्राध्यापक के रूप में और इतिहास राष्ट्रीय इतिहास परिषद के सदस्य के रूप में भी रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये हमारे शिष्य हैं ये लोग। हाँ, ये भी मैं कह देना चाहता हूँ। और हंसा जी भी जानती हैं। मैं मोहम्मद साकिर, एमफिल रिसर्च। गुड आफ्टरनून। मैं मोहम्मद साकिब, एमफिल रिसर्च फॉर माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। मैम, आपने आइडल वर्शिप और वेदों के बारे में बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी पद्धति नहीं बदली है और किस तरह से युवा उनको अपने ही तौर पर आत्मसात कर रहे हैं। बट मैम, जब मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की बात बाबा साहब अम्बेडकर अपनी गति एलिनेशन ऑफ कास्ट में करते हैं, तो इसका एक जोर देकर इसकी एक बड़ी वजह ये वेद को मानते हैं। तो आप इसको कैसे बताएं? डिस्कनेक्ट करो। और दूधिया पहाड़, इनकी यात्राएं मैंने बचपन में बहुत की हैं। और ऐसा भी योग बना जब मैं कॉलेज में आ गया तो फिर राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप भी मैंने जामगढ़ भगदेई में लगाया। और वहाँ हमने बहुत पहले, मुझे लगता है सन 94-95 की बात होगी, यहाँ जो बिरला मंदिर में पुरातत्व का केंद्र है, यहाँ से कुछ लोगों को भी बुलवाया था, विश्वकर्मा जी और कुछ लोगों को। उस कैंप में 2-3 दिन वो लोग रहे और मैंने जो पाया वहाँ कि कुछ तो ऐसा होता है, हमारी जो आध्यात्मिक धार्मिक संस्कृति है उसके चलते कुछ बात के लोगों ने भी कुछ जोड़ दिया है। और कुछ ये भी मैंने पाया, वो तो यही पाया, होशंगाबाद के पास एक जंगल है, वहाँ एक साधु ने स्थान बनाया और यहाँ के बड़े प्रसिद्ध एक एडवोकेट हैं श्री तापड़िया जी, उनका जब पुराना मकान जब ढहा तो उसके उस जमाने के कुछ दरवाजे वगैरह लेकर वहां लगा दिए। तो ये प्रवृत्तियों का भी अध्ययन होना चाहिए कि कितना प्रक्षिप्त अंश इसमें है, ये मैं अनुभव करता हूँ। जहाँ तक जामगढ़ भगदेई की बात है तो वहाँ जो गुफा है शिव जी की गुफा, वहाँ के लिए तो हमने अप्रोच रोड भी बनाया राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत, और हम लोग गए वहाँ। काफ़ी गहन गुफाएं हैं, बाड़ी के जंगल में भी ऐसी गुफा है, और एक उदयगिरी बापोली के पास उदयगिरी स्थल है, वहाँ पर गणेश जी का बेला लगता है, जो तिल गणेश होते हैं उस समय लगता है। और उन गणेश जी की ये विशेषता है कि मूर्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी ये तो हमने ही रेखांकित किया है, अब काफी बड़े हो गए हैं वो गणेश जी। जो भी ये चमत्कृति हो रही है वहाँ, इसका हमने अध्ययन बारीकी से किया, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 साल तो मैं जाता रहा और उनको बढ़ते देखता था। तो अब पुरातत्व में तो ये स्थिति होती है कि हम तटस्थ और वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं और इन आध्यात्मिक धार्मिक आस्था और प्रवृत्तियों को लगभग दरकिनार करके अपनी बात रखते हैं। पर मुझे ये लगता है कि
अभी जैसी चर्चा हुई, माननीय व्यास जी ने कहा कि वो लोग वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने नजरिए से देखते हैं, उसका भी अध्ययन किया जाना अपेक्षित है जब हम सांस्कृतिक प्रवाह का अध्ययन करते हैं। तो जो लोक परंपरा और विद्वान परंपरा, इन दोनों का समानांतर अध्ययन और फिर इसके बाद तालमेल और उसमें प्रक्षिप्त अंश कितना है, इसके अध्ययन की पुरातात्विक नवाचार के लिए बड़ी आवश्यकता मैं अनुभव करता हूँ। धन्यवाद। कोई बोलना चाहता है इस विषय पर? तो संस्थान विद्या भारती जबलपुर से जुड़ा हूँ। तो व्यास जी के कथन से मुझे एक चीज़ याद आई कि जिस तरह से आप वृत्ति चित्र की बात कर रहे थे, ऐसे वृत्ति चित्र मैंने पन्ना टाइगर रिजर्व की गुफाओं में बहुत सारे देखे हैं। बांधवगढ़ की टाइगर रिजर्व की गुफाओं में मैंने बहुत सारे देखे हैं। बांधवगढ़ की टाइगर रिजर्व की गुफाओं में इतने सुंदर सुंदर केव्स हैं, और वो लोग वर्तमान में जो हमारा घर का नक्शा बनाते हैं कि ये हमारा बेडरूम होगा, ये हमारा टॉयलेट होगा, ये टॉयलेट में बाथ टब होगा, ये सब गुफाओं को काट के इतने सुंदर तरीके से बनाए गए हैं कि आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था। इसी तरह से कटनी के पास एक गुफा में डीएफओ त्यागी साहब वहाँ पर थे, उन्होंने एक जगह ढूंढी थी, उस गुफाओं में गैंडे के चित्र बने हुए थे। तो एनिमल डाइवर्सिटी उस जमाने में इतनी थी कि जबलपुर कटनी के जंगलों में भी राइनो पाए जाते थे। ये हमको उस चित्रों से प्राप्त होता है। तो मेरा अनुरोध ये था कि ये जो बहुमूल्य धरोहर है, इनकी तरफ भी अगर संरक्षण। बिल्कुल धन्यवाद। और किसी के कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है? कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को लिखा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा इतिहास प्रगल्भ है। हमारे पुराणों में भी इतिहास लिखा हुआ है, किस्सा बोई में लिखा हुआ है, उसके ऊपर अध्ययन करना जरूरी है। और प्राचीन 2-3 ग्रंथों की मैं बात यहाँ पर करूँगा जो कि आज वर्तमान में उपस्थित नहीं है, लगभग नहीं है। एक शुक्र नीति है जिसमें 1 करोड़ श्लोक थे, और जय और विजय जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो महाभारत से पहले लिखे गए हैं। इसके कुछ अवशेष अगर प्राप्त होते हैं इतिहास में, तो उनका भी उल्लेख करते हुए भारतीय इतिहास को पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इसमें सारे इतिहासकार मदद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। और किसी? अभी मैंने सुझाव के रूप में जो बात रखी थी, मैं डॉक्टर व्यास जी से अनुरोध करूंगा कि इसे प्रश्न रूप में परिणित यूँ कर सकता हूं कि क्या पुरातात्विक अध्ययन में इन आस्था और परंपराओं का जो घालमेल हो जाता है और जो प्रक्षिप्त अंश है उनका अध्ययन किया जाता है क्या? ठीक। और कोई? मैं सीधे व्यास जी पर को आमंत्रित करता हूँ, कृपया। बिल्कुल। आपने जो जामगढ़ बकरी का बताया है, हमने पूरा सर्वे किया है। जामुन की गुफा है, उसमें पुरातात्विक अवशेष बहुत है, यानी आदि मानव पाषाण काल से ला के वर्तमान तक। वहाँ पे हम लोगों ने जो पत्थर के हथियार मिले, जिसमें हम आर्कियोलॉजी में इंडेक्स लीवर वगैरह बोलते हैं, वो मिले। उनकी जो डेटिंग हुई है 15 लाख साल हुई है। अभी जो वर्तमान डेटिंग है वो जामुन की गुफा है, तो जामुन जी से संबंधित है। और वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल तालाब है, वहाँ प्रत्याहार काल के मंदिर बने हैं। प्रत्याहार काल के भी कहना चाहिए 8वीं-9वीं शताब्दी के। तो इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन जो सभ्यता का है उस जगह पर सभी। और हम लोगों ने पूरा सर्वे कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरे जो पन्ना क्षेत्र के बारे में आप बता रहे हैं, तो ऐसे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब विंध्याचल पर्वतमाला है या सतपुड़ा है, सभी में सेल चित्र है। पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत चित्र हैं। वैसे यहाँ मध्य प्रदेश में बड़े बड़े सेंटर से राह काट के, जिसमें सेंट्रल इंडिया में भोपाल का क्षेत्र है, मंदसौर का क्षेत्र है, भानपुरा वगैरह, ग्वालियर का क्षेत्र है, पन्ना का क्षेत्र है, रीवा का क्षेत्र है। ये पूरा सेल चित्र से भरा पड़ा है, जहाँ क्योंकि सब्जेक्ट मैटर सब जगह मिलता है। जैसे आप गेंडे का चित्र का बता रहे हैं, गेंडे चित्र मिलते उस समय जंगल में गेंडे थे, भैंसे थे, हाथी थे, सब थे। अब तो भीमबेटका में भी आप पेंटिंग देखेंगे या रायसेन में देखेंगे, उसमें गेंडों के चित्र है जो कि ताम्रास युग के हैं, मेसोलिथिक यानी 10,000 साल पुराने, यानी 10,000 साल पहले भी हमारे क्षेत्र में ये गेंडे वगैरह सब होते थे।
क्योंकि ये तो पूरा चित्रों का प्रसार है, जो जो देखते थे वहाँ पे बना देते हैं। हो सकता है वहाँ भी वो गेंडों के चित्र मिले, क्योंकि सर्वे तो हो चुका है वहाँ का। क्योंकि ऐसा है कि हम लोग जो इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू निकलते हैं हर साल के, तो हम लोग जो काम करते हैं उसमें बेस्ड है, वो ब्रीफ उसमें सब आता है। वो जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो PhD करता है, जो भी कुछ जानकारी होती है हम उनको सब कुछ देते हैं। बिल्कुल धन्यवाद नारायण भाई जी। अब मैं इस सत्र के हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं अपने विचार रखने के लिए। आदरणीय तिवारी, आप बैठ के भी बोल सकते हैं। हमारे आज के इस सत्र में उपस्थित विद्वजन, आज अभी आपने 2 व्याख्यान सुने। एक संयोग की बात है कि इन व्याख्यानों के दौरान जिन्हें भूगोलवेत्ता का नाम दिया गया था, शंकर तिवारी, वो मेरे शिक्षक थे। उनके साथ रॉक शेल्टर्स पर ही मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित भी हैं। अभी जो राजस्थान के प्रोफेसर साहब जो पूछ रहे थे कि बहुत सारे नए चित्र हो सकते हैं ये दुनिया भर में, इनको फ्रीजेस बोलते हैं अंग्रेजी में। फ्रीजेस की समस्या दुनिया भर में। दूसरी अंधविश्वास की भी है। बहुत से ऐसे चित्र हैं पशुओं के जो कभी थे ही नहीं, डिस्टॉर्शन के कारण वहां पर बन गए हैं। उनको लोगों ने मन से ये बतला दिया कि ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं, जो गलत है। एक पूरी पुस्तक ही है हमारी, रिडल्स ऑफ इंडियन रॉक शेल्टर्स। इन सब सारी चीजों पर विस्तार से हमने लिखा है। बात यहाँ पर अकादमी की हो रही है, इसलिए बतलाना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जो पुरातत्व संघ है वो हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट में दुनिया पूरे भारतवर्ष में जितने नए जगहों पर रॉक शेल्टर्स की पेंटिंग्स मिलती हैं उनको प्रकाशित करता है। दूसरी बात ये बतलाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो बहुत पहले रॉक शेल्टर्स मिले थे वो मिर्जापुर के थे, और उस वक्त उस जमाने का प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता गार्डन, उसने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है कि इनमें से कोई भी चित्र 500 या 600 साल से पुराने नहीं है, अधिकतम 1000 वर्ष के हो सकते। ये मैं इसलिए बतला रहा हूं कि हम उस बात पर आना चाह रहे हैं जिस पर यह संगोष्ठी बुलाई गई है। गार्डन पश्चिमी आदमी था, पश्चिमी विद्वान था। वो ये सहन करने को तैयार ही नहीं था कि यूरोप से अलग कहीं कोई चीज बहुत पुरानी हो सकती है। आप सब लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि यूरोप के रॉक शेल्टर्स के चित्र, वहां पर इनको केव पेंटिंग्स बोलते हैं।
अल्टीमारा सबसे पुरानी, और हमारे यहाँ का मिर्जापुर और सिंगनपुर लगभग एक ही समय पर खोजे गए थे। लेकिन हमारे यहाँ के रॉक शेल्टर्स के चित्रों को कहीं कोई तरजीह नहीं मिली, और वह तरजीह जब मिल पाई जब भारत के सपूत वाकणकर साहब हुए और उन्होंने लगकर उस पर एक वैज्ञानिक दृष्टि से पूरा विवेचन लिखा। हालांकि वो विवेचन उन्होंने ब्रूक्स के साथ में लिखा, लेकिन यही एक महत्वपूर्ण चीज जो है आती है, जो आप लोगों को समझने के लिए आवश्यक है। वह यह है कि वाकणकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने फोक से चीजों को हटाकर एकेडमी में लाया। ये एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। वरना हमारे यहाँ के रॉक शेल्टर्स के सब जो चित्र हैं वो यही माने जाते हैं कि मेडिवियल पीरियड या प्री मेडिवियल पीरियड के हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये वाकणकर साहब का कमाल था कि उन्होंने उस चीज को गहराई से देखा, स्टेप बाय स्टेप देखा, चीजों को बदलाने की कोशिश की और साइंटिफिक ढंग से उसके साथ जाने की कोशिश की। बात यहां पर यह आती है कि जब हम यहां पर बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय के लोग हैं, महाविद्यालय के लोग हैं, तो उनको दो चीजों में फर्क करना आना चाहिए, दो चीजों में फर्क करना चाहिए। एक चीज है फोक या लोक, और दूसरी है एकेडमी या शास्त्र। लोक और शास्त्र में आपको फर्क समझना चाहिए। दोनों का अपना बड़ा महत्व है, कोई न कम है न कोई ज्यादा है। लोक वह है जो सैद्धांतिक नहीं है, जिसमें सिद्धांत नहीं बन पाया है। आज जो सिद्धांत परख नहीं हो पाया है वो लोक है। शास्त्र वो है किसी भी सीमा पर हो, किसी भी जगह पर हो, अगर उसमें सिद्धांत आ चुका है, उसमें नियम आ चुका है, तो वो शास्त्र हो जाता है। संस्कृत का मतलब ये होता है जो पूरी तौर से सैद्धांतिक हो, वो भाषा जिसमें एक शब्द भी कहीं भी कैसा न जोड़ा जा सकता हो, वो सुसंस्कृत भाषा है। हमारे यहाँ की संस्कृत भाषा है। आप पाएंगे कि यहां तक की जो शब्द है उसकी भी व्युत्पत्ति शास्त्रीय ढंग से हमारे यहां रखी गई है। माहेश्वर सूत्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कप चढ़ चढ़ता कपाय ससहल इति माहेश्वरानी सूत्राणी। यह जो शब्द है उस शब्द की भी शास्त्रीयता सुनिश्चित है। चित्र है अगर, तो उस चित्र में यदि शास्त्रीयता है तो वो शास्त्र होगा। मसलन मध्य प्रदेश में लीजिए आप, हमारे यहाँ की पुरानी चित्रकला, मध्य प्रदेश का मैं नाम लेना चाहूंगा, ग्वालियर कलम। ग्वालियर कलम का विकास कहीं से हुआ हो, लेकिन विकसित होकर वो शास्त्रीय हो गई। उसमें एक सुनिश्चित ढंग से रंग भरने का कार्य होने लगा, सुनिश्चित ढंग से रेखांकन का कार्य हुआ, सुनिश्चित ढंग से चीजों को पढ़ाने का कार्य हुआ। यही साहित्य है। साहित्य में जब तक नियमबद्धता नहीं है, ये दो चीजें अलग हैं। नियमबद्धता बदलती रहती है, समय के हिसाब से बदलती है, भाषाएं समय के हिसाब से बदलती है, शास्त्रीयता समय के हिसाब से बदलती है, लेकिन शास्त्रीयता अपने आप में रहती है जब तक उसमें नियम काबिज है। ये बात आप लोगों को जानने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं मूल विषय पर यहां पर आपसे बात करना चाहता हूं। जो हमारा मूल विषय है वो है जनजातियों का, मध्य प्रदेश की जनजातियों का।
मुझे इस संगोष्ठी में जो पत्र प्राप्त हुआ उसमें ये लिखा हुआ है, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि बहुत सारी सांस्कृतिक चीजों के संबंध में एम्बिग्युइटी है, अस्पष्टता है। उस अस्पष्टता को स्पष्ट होना चाहिए। मैं उसी अस्पष्टता के संबंध में ही यहां पर आपसे चर्चा करना चाहता था, लेकिन टॉपिक मैं एक ही रखना चाहता हूं ताकि एक्स्ट्रा लिमिटल ना हो सकूं, ताकि ये ना हो कि मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, चीजें कहीं और आगे बढ़ती रहें। इसलिए मैं जनजातियों पर ही केंद्रित रहकर मैं कोई बात बताना चाहूंगा। मुझसे पहले यहां पर एक बीज प्रबोधन हुआ। बीज प्रबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण हुआ करता है। उसमें सारी संकल्पनाएं, जो भी उपविषय है, सब कुछ आ जाता है। यहां पर जो भाषण हुआ, कपिल तिवारी साहब ने भाषण दिया, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, कोई शक नहीं। लोक जीवन के, लोक साहित्य के बहुत बड़े अध्येता हैं वो। और जो हमारे यहाँ उनका जो संस्थान है जिसमें वो डायरेक्टर थे, उसका जो अवदान है, बल्कि उन्होंने बोला भी था थोड़ा सा, उसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उसका परिमाण बहुत बड़ा है और जो है बहुत कीमती है। उनके संस्थान में से निकलने वाली बहुत से पुस्तकें, रहमान अली साहब तो स्वयं बैठे हुए, उनसे जुड़े हुए, बड़ी सुंदर पुस्तक है नर्मदा बाबू की बुंदेली लोक साहित्य। नर्मदा बाबू इतिहासकार नहीं थे, लोक साहित्यकार थे, लेकिन पुस्तक उन्होंने जो सेंट्रलाइज की है वो इतिहास पर है। ये एक विचित्र बात है। लोक अलग चीज है, परंपरा से चल रहा है, आज जागृत है, हमारे बीच में है, बातचीत परंपरा का है, नियमों को नहीं मानता लेकिन जीवंत है। लेकिन वह कब जीवित है, उसे अपनी जीवंतता के लिए भी कुछ चाहिए, और जो उसको जो कुछ चाहिए उसको हम एकेडमी बोलते हैं, उसको हम इतिहास बोलते हैं, उसको हम मनोविज्ञान बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं, नृविज्ञान बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि अंग्रेज लोग आए यहां पर और उन्होंने कहर ढा दिया, पूरे समाज को तबाह कर दिया, और हम लोगों के मन में एक हीन भावना पैदा कर दी। ये क्यों किया भाई? ऐसा अचानक क्यों हो गया? ये वही बताएगा जो इतिहास जानता है। अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आप ये बता ही नहीं सकते हैं कि ये सब क्यों हो गया। अरे भाई, इतिहास का मतलब ये थोड़ी होता है कि कौन राजा कब तक जिया और कब मरा। इतिहास का मतलब होता है समय, समय में जो कुछ हुआ, जो घटित हुआ, जो चीजें घटित हुई, उनको भी तो थोड़ा सा देखिए आप। हमारे यहां अंग्रेज कब से आए और कब से ये माने जनजातियों का पतन चालू हुआ, कब से ये प्रॉब्लम चालू हुआ, और कौन सा प्रॉब्लम चालू हुआ भाई, जिस पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। मैं बहुत तो नहीं बोल पाऊंगा, इस पर समय नहीं है मेरे पास में, लेकिन इतना जरूर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कुछ भी बोले आप कल परसों नरसों, दो चीजें जरूर बोलेंगे। पहली चीज ये बोलेंगे आप कि भाई वो जनजातियों के कारण
आरक्षण का बड़ा मुद्दा उठ रहा है। भाई जनजातियों के कारण बहुत सारे लोग जो है रुष्ट हो रहे हैं, जुलूस निकालते हैं, दुनिया की बात है। कुछ जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह में इंटरेस्ट रख रहे होंगे वो एक नई चीज और बताएंगे इतिहास में थोड़े। वो बोलेंगे अरे साहब ये जो जनजातियों के कारण समाज में टूटन बिल्कुल पैदा हो सकती है, क्योंकि वो जो है अपने वो कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन ये इतिहासकार ही बताता है कि कौन कब बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये चीज क्यों सामने आई, ये एकेडमी बतलाती है, लोग नहीं बतलाता है। लोग जो है आज जो स्थिति है उसको देखता है, उसको समझता है, उसको गहराई में जाता है, उसका बहुत महत्व है। लेकिन एकेडमी का अपना महत्व है भाई, इतिहास वही बदलाने वाला है। मैं वही बता रहा हूं, 1765 से इसी मध्य प्रदेश में जब अंग्रेजों का आना चालू हुआ तब उन्होंने क्या देखा उस पर थोड़ा नजर डालें। आप पाएंगे कि उस वक्त एक विचित्र सा लेख हमको देखने को मिल रहा है। सदी खत्म होने को है, हिंदुस्तान में मराठों का राज्य हो रहा है, मुसलमान जो सल्तनतें हैं वीक हो चुकी हैं, विदेशी लोग आके घूमना चालू कर रहे हैं, चीजों को लिखना उन्होंने चालू कर दिया। जब वो यहां पर आकर देख रहे हैं, दो प्रकार के लोग हमको देखने को मिलते हैं। कुछ तो साल वहां पर ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, यूरोप की यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, उनके सामने हिंदुस्तान का एक अलग चित्र है। उनके सामने हिंदुस्तान का वो चित्र है जो मुगल काल में भारतवर्ष की जो महान रचनाएं हुई थी उनका उर्दू पर्शियन अनुवाद हुआ और वो यूरोप में पहुंचा। और वहां पर वो देखते हैं कि भाई यहाँ तो इंटेलेक्चुअल हाइट है, बहुत बड़ी हाइट है, इंटेलेक्चुअल हाइट, वो उनको पता चलता। लेकिन जो यहाँ घूम रहा है आदमी, उसे इन सबको से कोई मतलब नहीं। वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी घूम कर आया हुआ है, तो वो देख के कहता है कि अरे भाई ये यहाँ पे जंगल में कौन लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। उससे आपके साधु में फर्क नहीं आता, उसको गौड़ में फर्क नहीं आता। दोनों लंगोटी लपेटे हुए हैं और वो हिकारत से कभी ताज्जुब से, कहीं कैसा भी। मैकफार्लेन है, वो लिखता क्या है, अरे भाई वो जंगल में जब जैसे ही घुसो तो दहशत होने लगती है देखकर। जो टाइगर लैंड है वही यहाँ का अजीब सा लैंड है, क्या कहा जाए कुछ समझ में नहीं आता। ये शुरू कर दी, थोड़ा और बाद में आइए। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। कैप्टन वार्ड आता है, सुरेश जी बैठे हुए, स्लीमन आता है वो अंग्रेजों के सेवक, हिंदुस्तान में लड़ने के लिए आए हुए हैं। आपसे उनकी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन तब तक अंग्रेजों को ये नहीं मालूम है कि वो हिंदुस्तान को जीत लेंगे, नहीं मालूम उनको। तो कैप्टन वार्ड है और स्लीमन है। जब वो गौड़ राजाओं के बारे में लिखते हैं तो बड़ा विचित्र तरीके लगता है उनको। स्लीमन तो जो है उसने जब देखा कि रामनगर में ये पूरा शिलालेख लगा हुआ है, ओहो इसमें 1000 साल 1500 साल तक का इतिहास लिखा हुआ है, वो लिख देता कि ये सब सही है। हालांकि इतिहासकार बाद में बोलते हैं कि भाई वो उसने लिख जरूर दिया क्योंकि वो इतिहासकार नहीं था। ये इतिहासकार सही है क्योंकि स्लीमन जो था वो मेजर था, पहले कैप्टन था, मेजर था, लेकिन इतिहासकार नहीं था। लेकिन उसको जो दिखा उसने लिखा, कोई उसने बुरा नहीं लिखा। फिर थोड़ा सा और समय बीता, अंग्रेज लोगों को लगा कि हम हिंदुस्तान जीत लेंगे
और उनका हिसाब जो है हिंदुस्तान, उनके चरण जो है या उनका नापाक पैर जो है आपके मध्य प्रदेश में पड़ा। मध्य प्रदेश में जब पड़ा तो इस इलाके में उनका जो राज्य हुआ, उनकी भाषा कुछ दूसरी हुआ करती थी, अब बोलते अंग्रेजी में थे। नर्मदा टेरिटरी की जगह में नर्मदा टेरिटरी कहने लगे वो। नर्मदा टेरिटरी में राज्य किया, अरे मजबूती से राज्य किया। मराठा संधियां हुई, बहुत सारी चीजें हुई, उन पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ताज्जुब होता है। अंग्रेजों का उस वक्त का आप राइटिंग देखेंगे, उस वक्त के जो पैसेजेस देखेंगे, उसमें आपको दो चीजें मिलेंगी देखने के लिए। एक तो आश्चर्य, कुछ ऐसी राइटिंग है मैं जिनको कोट कर सकता हूं लेकिन समय बहुत लगेगा इसलिए नहीं। वो बोलता कि मुझे, वो लोग कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि ये जो गौड़ अधनंगे घूम रहे हैं ये राज्य करते रहे। टायरेंट मुगल बादशाहों के साथ में ये रह सके, ये और फैक्ट है कि वो रह सके थे, क्योंकि संग्राम से जब शासन में था तब बाबर आया था, बल्कि बाबर थोड़ा बाद में आया और उसके बाद में शासन चलता रहा। लेकिन थे तो गौड़ ही थे, राजगौड़ थे। अब फिर वही लोग की बात आती कि भाई यदि लोग बड़ा सशक्त है, सर्वत्र विद्यमान है, तो फिर एकेडमी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हे बंधुओं, एकेडमी की शुरू से जरूरत थी और यही कारण है कि गौड़ जनजाति, जिनको बड़ा पिछड़ा और वो सब माना गया, उनके यहां किसी गौड़ी भाषा में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। गौड़ी भाषा में ग्रंथ नहीं लिखा गया, ये सुन लीजिए आप लोग। संग्राम साहब का जो पहला ग्रंथ है शुद्ध संस्कृत में, बाबर के जमाने में जो आदमी अपर नर्मदा वैली में राज्य कर रहा था, जब वो स्वयं लिखता है तो संस्कृत भाषा में लिखता है। अगर मैं ये कहता कि भाई वहां पर जो उनके ब्राह्मण थे, जो मंत्री वगैरह, उन्होंने लिखा है तो एक अलग बात होती, कहते भाई हाँ ठीक है उन्होंने लिख लिया, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, संग्राम साहब ने जो लिखा वो संस्कृत, उसी पीढ़ी में आगे चढ़ गया, चलते चले जाएंगे। 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, जिन दिनों बुंदेलखंड में महाराज छत्रसाल का राज्य था, कुछ उससे थोड़ा आगे पीछे। हृदय शाह को भी लिखने की सूझी। तब तक रामचरितमानस लिखा जा चुका था। संत कबीर बड़ी बड़ी रचनाएं कर चुके थे। गुरु नानक जो है नर्मदा घूम चुके थे। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग जो हैं नर्मदा घाटी में रह रहे थे। लेकिन हृदय शाह जो पैदाइशी गौड़ था, बिल्कुल शुद्ध गौड़ था, लेकिन उसे संगीत में भारी भारी रुचि थी, बहुत रुचि थी। जब उसने लिखने की सोची, संस्कृत में लिखने की नहीं सोची, ये थोड़ा ध्यान रखें आप, सब्जेक्ट पे लिखने की सोची, म्यूजिक सब्जेक्ट पर। और जब उसने म्यूजिक सब्जेक्ट में लिखने की सोची, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश, तो वो दोनों संस्कृत में लिखे उसने। आज भी अवेलेबल है ग्रंथ।
उसका कंट्रीब्यूशन वो अलग है कि उसने म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, नई राग दी, नई भैरवी दी, फलाना दिया, वो उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा। मैं उस लोक की बात कर रहा हूं जो आज चालू हुई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई जो एकेडमी है वो तो ढाएगा, अपनी जगह रही आती है इतिहास, और जो अभी जो लोग हैं वही सब कुछ है। मैं वही बता रहा हूँ, दोनों बराबर है। यदि 50% इसमें शक्ति है तो 50% उसमें भी है। बिना एकेडमी के दुनिया नहीं चलती, कभी यहां भी नहीं चली। अब फिर आए अंग्रेजों पर। अंग्रेज जब थोड़ा और आगे समय बीता, उनका शासन हो गया, शासन हो गया, अंग्रेज राजा बन गया, बादशाह हो गया हिंदुस्तान का। और बादशाह बनने के बाद में चीजें बदली। बादशाह बनने के बाद में चीजें बदली, जड़ से बदली, और इतनी बदली जिसमें वो विष वृक्ष, विष बीज जो है बोए गए, जो आज भी हमारे सामने, आज हमारे देश को जो खा रहे हैं। आज की स्थिति क्या है? मैं एक आपको हिंदुस्तान का उदाहरण देना चाहता हूं, उसे सुन लें। विश्व परिदृश्य में, इंटरनेशनल एरिना में जब बात यह होती है कि हिंदुस्तानी ट्राइब, हिंदुस्तानी जनजाति कैसी है, कैसी, तब भारत सरकार, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार ही बोलती भाई हमारी स्थिति अलग है, विशिष्ट है, वो स्थिति नहीं है जो दूसरी जगह है। बात यहां पर चालू होनी चाहिए थी, इसलिए चालू होनी चाहिए थी कि ये प्रॉब्लम है। जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एरिना पर जाती है और वहां पर राष्ट्रसंघ के ऑर्गन्स बहुत सारे, एक आध का मैं नाम नहीं लेता हूं, ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जब वो डंके की चोट में बोलता है कि भाई इतने इतने ट्राइब्स हैं यहाँ पर, भारत सरकार उसको सहन नहीं करती है। बोलते नहीं, वो हमारे यहाँ वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब्स वगैरह मत बोलिए आप। क्यों भाई, आखिर क्यों ऐसा? मानने में क्या क्या बुराई है? फिर वही एकेडमी आती है, अब आती है, फिर हम वही कहें, जब बर्तानिया का जब शासन जम गया, तब ठीक ढंग से ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि हम जिस जगह पर आ चुके हैं हिंदुस्तान में, जो हमारा राज्य हो चुका है, इसे कैसे हमेशा रखा जाए, इसे हमेशा कैसे रखा जाए। और इसके लिए 19वीं सदी में पूरी दुनिया को जो ज्ञात है, जिसको जियो पॉलिटिक्स का एक पहला अध्याय कहा जाता है, बल्कनिज्म, माने बल्कन्स में जो हुआ था यूरोप में, एक कंट्री को छोटे छोटे कंट्रियों में बांट देना, वो हमारे यहां किया जाए। वो कैसे किया जाता? वो कैसे किया जाता? तब तक अंग्रेज दुनिया घूम चुके थे, यूरोपियंस ने पूरी दुनिया को बांट लिया था, दुनिया देख चुके थे, और उस दुनिया में एक सबक आ चुके थे वो
अफ्रीका में उनकी टक्कर मुस्लिम समुदाय से हुई और मुस्लिम समुदाय ने उनको मजबूती के साथ में सही उत्तर दिया। उनके समझ में आ गया कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान भी है, उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल मान गए वो। उसके कुछ और पहले इतिहास में लिखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। उसके कुछ और पहले ईसाई मिशनरीज जो जब आई थी जहांगीर के काल में और दूसरों में, तो उनको दुर्गति भोगनी पड़ी थी। तो उनके पास में एक इतिहास था। फिर क्या किया जाए, बल्कनिज्म कैसे लाया जाए, उसके लिए उनको हिंदू मिले। उन्होंने कहा हिंदू समुदाय को यदि किसी तरीके से तोड़ा जा सके, भारतीय नहीं, हिंदू समुदाय को अगर तोड़ा जाए तब यह संभव है कि हमारा हमारा जो राष्ट्रीय हित है वो लंबे अरसे तक है। अब यहां पर हम इस गोष्ठी हो रही है आज यहां पर, हम उसका संदर्भ देना चाहेंगे थोड़ा सा। दत्तोपंत ठेंगड़ी, उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अगर लोग पढ़ लें तो ये बहुत सारी एम्बिग्युइटी दूर हो जाए। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है जो मैंने पढ़ा हुआ है, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। उस राष्ट्रीयता में वो ये बतलाते हैं कि हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान की संस्कृति बद्ध मूल है। यही शब्द बद्ध मूल, मजबूत है। और हमारी एकता, हमारी नेशनलिज्म, हमारी राष्ट्रीयता वो इसी हिंदुत्व के कारण है, हिंदू संस्कृति के कारण। ये बात ठेंगड़ी जी ने कही। उसी लेख में उन्होंने दूसरे जो राष्ट्र, उनकी राष्ट्रीयता की भी बात की। यूरोप में 19वीं सदी में, अभी जो मैं चर्चा कर रहा था उसी पे जा रहा हूं, जो राष्ट्रीयता विकसित हुई थी ब्रिटेन में, वो कॉलोनियल नेशनलिज्म था। माने साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद। हमारे यहां कौन सा था? ठेंगड़ी जी ने लिखा हुआ है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, जिसकी बद्धमूलता बहुत ही मजबूत थी। उन्होंने दूसरी बताई। अब राज्य ब्रिटेन का था, हो चुका था। उन्होंने कहा इस बद्धमूलता को तोड़ा जाए, और इसलिए उन्होंने 100 साल पहले हिंदुओं के समूह को तोड़ने का सोचा। अब हिंदुओं का कौन सा समूह टूटता, इसका फिर वही बात होती है एकेडमी की। एविडेंस लाइए, मैं बता रहा हूं एविडेंस आपको। 1901 में जो सेंसस हुआ, उसके पहले के सेंसस को देख लें आप। उसमें जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने सेंसस बना रहे थे, चाहे वो ब्रिटिश लोग हों या चाहे वो दूसरे हों, वो लिखते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्राइब्स एंड द हिंदूज, बोथ आर एनिमीज एंड बोथ हैव द सेम थिंग्स। और मुझे तो आज ताज्जुब होता है जब लोग बोलते हैं कि साहब जो ट्राइबल्स हैं उनका अलग देवता है, आपका अलग देवता, फलाना अलग देवता है। ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज लोग तक जान गए थे, हमारे यहाँ के विद्वान भी जानते थे। नाम लेना चाहूंगा, जीएस घोड़े, जो तब भी जानते थे, और पहले आदमी थे हिंदुस्तान में जिन्होंने
इस प्रकार के ट्राइबलिज्म का विरोध किया। अब प्रश्न उठता है कि जब अंग्रेजों ने ये मान लिया कि हिंदुओं को तोड़ना है, तब कैसे तोड़ा जाए? तब थोड़ा सा इतिहास जानिए, थोड़ा सा फिर इतिहास जानिए। इतिहास जानिए धर्म का। धर्म माने मैं कोई दार्शनिक बात नहीं करने जा रहा हूं आपके सामने, फिलॉसफी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं तो शुद्ध भूगोल का छात्र हूं, तो जमीनी बातें करता हूं। धार्मिकता से तात्पर्य यह है जमीनी धार्मिकता। आज आप लोग बड़े प्रोफेसर लोग हैं, सब मेरे को बताएं कि किसी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में, ये महेश योग की बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूं जिनने अभी बीच में खोली थी यूनिवर्सिटी, जो सारी यूनिवर्सिटी उनकी बात कर रहा हूं, कहीं भी आपके धर्म की पढ़ाई, हिंदू धर्म की पढ़ाई किसी यूनिवर्सिटी में होती थी क्या? कहीं नहीं होती थी। लेकिन आप इस चीज को थोड़ा समझिए। ब्रिटेन में ये कब होती थी? जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी लिख रहा था 1881 में, जब चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन का सिद्धांत लिख रहा था, उसके पहले ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की एंसिलरी जो यूनिवर्सिटीज थी, उनमें धर्म पढ़ाया जाता था। वहां पर धर्म का मतलब बुद्ध भगवान का धर्म नहीं था। बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं होता था उसमें हजरत मोहम्मद का धर्म नहीं था। वो हजरत मोहम्मद का भी धर्म नहीं था। वो धर्म था इवेंजलिज्म, ईसाइयत का। केवल एक धर्म पढ़ाया जाता था और उसके सिलेबस में यह पढ़ाया जाता था कि दुनिया के जितने भी बाकी मुल्क हैं, दूसरे धर्म हैं, उनमें क्या कमजोरियां हैं, अगर नहीं है तो उनको ढूंढिए आप। वो रिसर्च होती थी और उसमें जो ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग आते थे, उनको दुनिया की सबसे सही और अप टू डेट जानकारी होती थी। आज 2018 में हमारे यहाँ आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, हिंदू समाज के 10 प्रश्नों पर अगर आप पढ़े लिखे आदमी से 10 प्रश्न कर लीजिए, उसको नहीं मालूम होंगे, उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन आज से 100 साल पहले वहां पर हर चीज तय थी, पढ़ाई जा रही थी। अब आए फिर से मध्य प्रदेश में इन महापुरुषों में जो इंग्लैंड में पैदा हुए, मैं इसलिए मैंने बताया को मैं हवाई बात नहीं करना चाहता था कि कहाँ नुकसान हो रहा, क्या मैं नाम लेके बता रहा हूं आपको सब। तो पूरी जो स्थिति थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाकायदे संरक्षण में चल रही थी। और वहां से हमारे भारत में जब लोग आए तो उनका काम ये था कि भाई ऐसा करो कि इनको, यहाँ के जो लोगों को हैं, ऐसा तबका ढूंढो सबसे पहले कि जिसको धर्म के बारे में सबसे कम ही ज्ञात हो। पक्की बात थी, उन्होंने देखा ट्राइबल्स है, उनको सबसे कम मालूम। अरे भाई, उनकी जो मटेरियल प्रोग्रेस है वैसे ही सबसे कम है, वैसे इनको सबसे कम पता होता है। हालांकि एक संबंध तीनों में था, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अगर अर्बन अपन कल्चर की बात जब करते हैं, भले ही हिंदुइज्म, अर्बन कल्चर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आइकोनोग्राफी जो है चीज होती है, उसमें मूर्ति विज्ञान होता है। उसके हिसाब से शंकर जी का ले लीजिए, उसमें हिसाब से शंकर जी का मूर्ति बनाई जाएगी। यदि आप गांव में जाते हैं, अब वहां पर तो भाई शंकर जी की मूर्ति उससे नहीं बनाई जाएगी, मन से बना दी जाएगी। तो वहां पर जो है उन्होंने कहा अनगढ़ महादेव बना दो, ठीक है ना, बिना गढ़े बना दो।
तीसरा, वही जब ट्राइब्स में गए, उन्होंने कहा बड़े बाबा है, बुरा देव है, पत्थर रख दो वहां पर ले जाकर के, सबको सोचता भी नहीं करना। ये कहना कि इन तीनों में संबंध नहीं था, संबंध था, ये एक बिल्कुल गलत फहमी है लोगों को, जो बार बार कही जाती है। मुझे ताज्जुब होता है कि पुराने जमाने में पता नहीं था। अरे भाई, मैं एक पुस्तक का नाम आपको बता ही देता हूं, संस्कृत की पुस्तक, बाण भट्ट की कादंबरी देखिए आप, पूरा एक चैप्टर है शबर वर्णनम पर। और मेरा चैलेंज है कि उस 20 लाइन में शबर वर्णनम के 40 लाइन समझ लीजिए, उसमें जो भारतीय जनजातियों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस ठीक ढंग से बताई गई है, उतना हमारे यहाँ के समाज विज्ञानी नहीं बता सकते। फर्क कुल यह है कि वो एक भारतीय ने लिखी थी, 1000 साल पहले लिखी हुई थी, लोग उसको समझना नहीं चाहते, बात यहाँ खत्म हुई। अब आइए कि भाई हाँ, फिर हमारे यहाँ क्या चालू हुआ मध्य प्रदेश में चालू ये हुआ कि जिन विद्वानों को यहाँ पर लाया गया वो साधारण लोग नहीं थे, ऐसी पीढ़ियों के लोग थे जो दूसरे देशों के समाजों को तोड़ चुके थे। जिनमें से एक सज्जन का नाम था, मध्य प्रदेश से संबंधित है इसलिए उसका नाम बता रहा हूं, उनका नाम था वेरियर एल्विन। अभी तिवारी जी ने उनका रेफरेंस भी दिया था, मैं थोड़ा और आगे बता दूं उस पर कि उनके जो पिताश्री थे वो इसलिए पुरस्कृत हुए थे क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो है लोगों को कन्वर्ट किया था, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब वेरियर एल्विन हमारे यहाँ आ गए, हिंदुस्तान खैर, मैं बात खत्म इसलिए कर रहा हूं, 2 मिनट। ये लोग जो आए हिंदुस्तान, इन्होंने 1947 के पहले तक एक दूसरी बांसुरी बजाई। उस बांसुरी का जो सुर था वो ये था कि दुनिया भर के जो ट्राइबल्स हैं वो भारत के ट्राइबलों जैसे ही हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान से अलग, भारतीयों जैसे अलग है। ये उन्होंने बांसुरी बजाई। लेकिन इस बांसुरी की तान जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो लोगों को बड़ी पसंद आई। परिणाम यह हुआ कि उनको भारत का जो है दूसरा जो सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण, अब पद्म विभूषण मिल गया उनको। अब जब पद्म विभूषण मिल गया और जो आदमी बोल रहा है कि हिंदुस्तान से अलग ढंग का जो है आदमी है यहाँ का ट्राइब, तब तक तो झंझट ही खत्म हुई। माने हिंदुस्तानी आदमी जिस ढंग से ट्राइब्स को जानता था, चाहे वो बाण भट्ट का लिखा हो चाहे वाल्मीकि रामायण में, वो एक बात हो गई और दूसरी बात ये हो गई तैयार। अंतिम बात इसलिए थोड़ा सा बताने जरूरी है, समय हो गया, मैं क्षमा याचना कर लेता हूं। 1951 से यूनेस्को ने अपने पब्लिकेशन जारी किए जिसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, अच्छी बता दूं आपको, सोशियोलॉजिस्ट थे, थिंकर्स। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें रेस, कल्चर एंड ट्राइबलिज्म, कूपर की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। हर आदमी, हर विद्वान उसको जानता है क्योंकि उसमें जो कंट्रीब्यूशन है
धुरंधर लोगों के थे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ वो सुन लीजिए आप। एक यूरोसेंट्रिक, यूरोपीय दिमाग से आधारित एक परिभाषा पैदा कर ली गई, जिसमें ट्राइबल का मतलब, ट्राइबलिज्म का जो मतलब है वो हो गया नेशन। माने अगर कोई ट्राइब है तो उसके अलग कल्चर है, सब चीज अलग है, और इट इज ए नेशन। अब मान लीजिए उसको अगर भारतवर्ष से मान ले, वहीं से भी चालू कर रहा था कि हमारे यहाँ के इतने सारे ट्राइबल हैं तो हिंदुस्तान के तो टुकड़े हो जाए। और ट्राइबलिज्म का जो आज कंटेम्पररी मीनिंग है वो भी है, बाद में और स्पष्ट करता है, लेकिन समय नहीं है। धन्यवाद। आप लोगों ने सुना।